दोस्तों, आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सर यूपी वाले में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए आदिकाल का सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट लेकर आया हूं। पिछले पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन का संग्रह रखा था, जो कि 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन दोनों पार्ट्स में ही आदिकाल मैंने पूरा कर दिया है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी 100 क्वेश्चंस हैं आपके ये। तो इन 100 क्वेश्चन से आपको जो भी पेपर में आपके आना है टीजीटी पीजीटी में, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। सारे रिलेटेड क्वेश्चन एक दूसरे से हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो आप इसे अपनी नोटबुक में से आप नोट कर सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसा आप चाहो, जैसे आपको सुविधा लगती है, आप इसे कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको पिछला वीडियो नहीं मिला है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यही 100 क्वेश्चंस आपके आदिकाल पूरा कर देगा। तो बताना चाहूँगा कि मैंने आज MCQs की जगह पर 1 वर्ड आंसर रखा है मैंने इस वीडियो में, और मैंने इसमें आपका आंसर स्टार्टिंग में नहीं दिया है, तो आपको सभी प्रश्नों के आंसर वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। संग के संग मैं आपको इसका उत्तर बताता चलूँगा। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देता रहूँगा, लेकिन अगर आपको आंसर चाहिए तो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपका है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। क्वेश्चन अच्छा है, आसान भी है। तो बताना चाहूँगा कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू जी को माना गया है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसे। ये आपका स्वयंभू। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, जो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है वो है पद्धरि। तो लिखने का तरीका ये आपका है, ये अपभ्रंश काव्य का जो सुप्रसिद्ध छंद है वो है पद्धरि जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बीसल देव रासों से रिलेटेड है आपका। तो आपको बताना होगा कि राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना चाहूँगा कि इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। जी दोस्तों, इसका जो सही जवाब आपका है उड़ीसा। आप इसे चाहो नोट भी कर सकते हो, या आपको वीडियो के लास्ट में इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न, मतलब बहुत ही सही तरह से मैंने प्रश्न आपके सामने रखे हैं प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 4 है आपका, रणमल छंद नामक काव्य के लेखक। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता है पेपर में हमें। तो बताना है आपको कि रणमल छंद नामक काव्य के लेखक कौन है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता, बताना चाहूँगा मैं कि रणमल छंद जो एक काव्य है, इसके लेखक है श्रीधर। श्रीधर जी, श्रीधर है इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी, यहाँ पे 1400 की थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 1400 आना चाहिए, नहीं 1400 आना चाहिए। तो हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी ये होना चाहिए था आपका, यहाँ पे 1400, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, मतलब गलती हो गई यहाँ पे प्रिंट करने में, क्योंकि मैं हाथ से ही टाइप करता हूँ, लिखता हूँ पहले क्वेश्चन को, जाकर सामने रखता हूँ मैं, क्वेश्चन अलग अलग ढूंढता हूँ मैं, तो थोड़ा सा गलती हो गया था वहाँ पे दोस्तों। आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन है
हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? क्योंकि आपको पता होगा कि सभी विचारकों ने अपने अलग अलग नाम दिए हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रियर्सन ने 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को क्या नाम दिया है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ग्रियर्सन ने उसे चारण काल का नाम दिया है। जी दोस्तों, चारण काल कहा है उसे ग्रियर्सन ने। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, आल्हा और उदल के चरित्र के वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपका, क्योंकि जो आल्हा और उदल वीर गीतात्मक काव्य है वो परमार रासों में है, तो बताना चाहूँगा मैं कि जो परमार रासों के लेखक हैं वो हैं जगनिक जी। जी, तो इसका जो सही जवाब आपका है वो है जगनिक। जगनिक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। पंच पांडव चरित्र रास के लेखक कौन है? पंच पांडव चरित्र रास के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आपका है शालिभद्र शूरी। शालिभद्र शूरी, ये है आपका शालिभद्र और शूरी। जी दोस्तों ऐसे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? तो स्वयंभू की कृति जो सुप्रसिद्ध कृति है उसका नाम है पौमचर्यु। उसका जो नाम है वो है पौमचर्यु। इनकी सुप्रसिद्ध रचना है ये पौमचर्यु। जी दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो साहित्य हुआ था उसे किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका सही जवाब आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में तो बताना चाहूँगा कि इसका जो सही जवाब है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसका आंसर बड़ा है, तो बताना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो है कि आदिकाल के अंतर्गत जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का वर्णन उसमें आपको देखने को मिलेगा आदिकाल में, क्योंकि वीर पुरुषों के बारे में ज़्यादा लिखा गया था उसमें आदिकाल में। तो इसका जो सही जवाब आपका है वो है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का वर्णन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बताना चाहूँगा मैं कि रासो ग्रंथ आपके ब्रज भाषा में लिखे गए थे। जितने भी रासो ग्रंथ हैं आपके हैं वो सभी आपको ब्रज भाषा में मिलेंगे। तो इसका जो सही जवाब का है वो है दोस्तों रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 यानी 12। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? क्योंकि दोस्तों सभी जैसे आदिकाल है, वीर गाथा काल है, इन सब में तो आपको अलग अलग प्रसिद्ध जो काव्य मिलता है, कोई न कोई मिल जाता है। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि वीर गाथा काल का जो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ था वो कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका है वो है पृथ्वीराज दासो। दोस्तों पृथ्वीराज दासो जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके जो लेखक हैं वो चंद्रवरदाई जी हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका है वो है पृथ्वीराज दासो। जी चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो दोस्तों वैसे भी विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो अपने आप ही कि विद्यापति के जो पद हैं, विद्यापति के पद आपको मैथिली भाषा में मिलेंगे। और विद्यापति जी मैथिल कोकिल नाम से फेमस हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 14।
11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो दोस्तों 11वीं शताब्दी में जो रचित लोक भाषा काव्य है वो आपका है ढोला मारूरा दोहा। मैंने इसका पिछले वीडियो में इसका जिक्र मैंने किया था, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और ये राजस्थान से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, गोरखनाथ के गुरु का नाम। तो बताना चाहूँगा दोस्तों मैं कि गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। जी दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ, ये है मत्स्येंद्र, और नाथ आप समझ सकते हो अपने आप। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का, क्योंकि अपभ्रंश शब्द फेमस है, आपको साहित्य में अपभ्रंश मिलेगा, तो बताना है आपको है कि अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। तो दोस्तों बताना चाहूँगा मैं कि अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले पतंजल ने किया था। तो अच्छा प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 17, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? दोस्तों तो बताना चाहूँगा मैं कि ये भी एक फेमस है। आपको ये ऐसे क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका मैं आंसर बताना चाहूँगा कि सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा जी को माना गया है। सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा। जी दोस्तों, सरहपा। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है बता देना चाहता हूं मैं कि पिछली वीडियो में यानी इसके पार्ट 1 में इससे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, बताया था, उसमें से यहाँ दोबारा से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन उल्टा है ये, उसमें कुछ और पूछा था, यहाँ पे कुछ और है। तो बताना चाहूँगा सॉरी, कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है ये? तो दोस्तों इसका सही जवाब था उसमें कि ये जो है आपका व्याकरण ग्रंथ है, उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक पेंगलम के लेखक कौन है? प्राकृत पेंगलम के लेखक, क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो सही जवाब आपका है वो है वंशीधर। जी दोस्तों, प्राकृतिक पेंगलम के लेखक आपका वंशीधर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अभी हमने ऊपर पूछा था कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, प्रश्न नंबर 16 था हमारा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है आपका सबसे पहले राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये राजा धारसेन, बताना चाहूँगा राजा धारसेन द्वितीय। जी दोस्तों, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में आपको मिल जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 21, श्रावकाचार किसकी रचना है? तो दोस्तों श्रावकाचार एक ग्रंथ है और फेमस ग्रंथ है, मशहूर है, क्योंकि श्रावकाचार फेमस है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं पेपर में। तो बताना चाहूँगा श्रावकाचार के जो लेखक हैं वो हैं देवसेन जी। जी, श्रावकाचार देवसेन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विशल देव रासों का अंगिरस है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बताना चाहूँगा मैं कि विशल देव रासों का अंगिरस कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो विशल देव रासों का जो अंगिरस है वो आपका श्रृंगार रस है। जी दोस्तों, विशल देव रासों का जो अंगिरस है वो है आपका श्रृंगार रस। ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी दे चुका हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपदेश रसायन रास के लेखक कौन है? तो दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो बताना चाहूँगा मैं कि उपदेश रसायन रास के लेखक जो हैं वो आपके जिनदत्त सूर्य जी हैं। जी दोस्तों, उपदेश रसायन रास के लेखक जिनदत्त सूर्य जी हैं।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, और क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या था। तो बताया था मैंने आपको उसमें कि वो जो है पृथ्वीराज रासो था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल, और इसके जो लेखक हैं वो चंद्र बरदाई जी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके जो लेखक हैं वो चंद्र बरदाई, मैंने बताया था, वो ऊपर बताया था मैंने ये, और इस जो जिस काल में लिखा गया था वो आदिकाल था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चंदन बाला राशि किसकी रचना है, यानी चंदन बाला राशि जो है वो किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि चंदन बाला राशि जो है वो कवि आगस की रचना है। कवि आगस, ये आपके आगस, इनकी रचना है ये, कवि आगस की चंदन बाला रास। जी दोस्तों, यहाँ पे रास ही हो गया, वो रास आना चाहिए था यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, मैथिल कोकिल। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था अभी आपको, और दोबारा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर आ गया है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसे आप समझ सकते हो, ऊपर मैंने बताया था, सोचकर एक बार देखिए अपने आप कि क्या आपको क्वेश्चन याद है या आप इतनी जल्दी भूल गए हो। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसका सही जवाब विद्यापति जी हैं। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति फेमस हैं, और इनके सभी पद आपको मैथिली भाषा में मिलेंगे, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट भाषा की रचना है। अवहट्ट, ये जी दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। दोस्तों किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो बताना चाहूँगा कि बौद्ध सिद्ध जो रचनाकार थे, बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका है, आदिकालीन साहित्य में जो वीर रस की रचनाएं, क्योंकि वह भी बताया गया था आपको कि पृथ्वीराज रासो जो है वो आपका आदिकाल की रचना है, और उसमें राजाओं महाराजाओं की जो वीरता का वर्णन होता था, तो उसमें वीर रस, लेकिन भाषा जो थी आपकी वो डिंगल भाषा थी दोस्तों। जी अगला प्रश्न है आपका, दोहा कोश के लेखक। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोहा कोश वाला, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, टीजीटी में भी आ चुका है, पहले पीजीटी में भी आ चुका है, और अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो बताना चाहूँगा मैं कि दोहा कोश के जो लेखक हैं आपके वो हैं सरहपा जी। जी दोस्तों सरहपा जी इसके लेखक हैं। तो दोस्तों हमारे 30 प्रश्न अब तक हो चुके हैं इस वीडियो के, और अंतिम 20 प्रश्न बचे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे ही सारे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपको, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो में ही आपके जैसे आदिकाल है 2 वीडियो में कंप्लीट करूँगा, मैं भक्ति काल आपको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा दोस्तों मैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31, देसिल वैना सब जन मट्ठा। ये दोस्तों बहुत ही फेमस कथन है, कई बार आ चुका है, ये मैं बताना चाहूँगा बार बार आ चुका है, कई बार मतलब बार बार आता है ये। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि एक कहावत है, कथन है, किसका है ये, कि देसिल बैना सब जन मट्ठा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसका जो सही जवाब है वो आपका विद्यापति जी है। विद्यापति का कथन है ये कि देसिल बैना सब जन मट्ठा। चलिए
अगला प्रश्न दोस्तों, शब्दानुशासन। शब्दानुशासन एक काव्य है, एक रचना है। तो पूछ रहा है कि शब्दानुशासन जो है किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा मैं कि शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो हेमचंद्र जी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खालिक बारी। प्रश्न नंबर 33 दोस्तों, खालिक बारी किसकी रचना है। तो बताना चाहूँगा मैं कि खालिक बारी जो है वो है आपके अमीर खुसरो जी की रचना है। खालिक बारी अमीर खुसरो जी की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि पेपर में भी आ चुका है ये। तो बताना चाहूँगा मैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। ये मैं पहले भी इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन को दे चुका हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपको नहीं पता है, आप चाहो तो मेरी वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है वो दोहा छंद है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, परमात्मा प्रकाश एक रचना है और परमात्मा प्रकाश पूछ रहा है, परमात्मा नहीं था, सॉरी वहाँ पे गलत हो गया था बोलने में। परमात्मा प्रकाश इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा मैं, इसके लेखक आपके योगींद्र जी हैं। योगींद्र, इन्हें जो इंद्र भी कहा जाता है। तो ये है आपका योगींद्र। इन्हें जो इंद्र भी कहा जाता है। मैंने आंसर आपको दे रखा है नीचे, तो आप इसे देख सकते हो आप जा करके। वीडियो के लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 37, कुमारपाल प्रतिरोध। कुमारपाल प्रतिरोध तो दोस्तों बताना चाहूँगा मैं कि कुमारपाल प्रतिरोध की जगह कुमारपाल प्रतिबोध है वहाँ पे। तो रोध की बोध का लेना। तो बताना है कि कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक कौन है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा मैं कि कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक जो हैं वो आपके सोम प्रभु सूर्य जी हैं। जी दोस्तों, सोम प्रभु सूर्य जी हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38, मैथिली का प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही आपका है वो है वर्ण रत्नाकर, जो है मैथिली का सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है। प्रश्न नंबर 39 है। 39वां प्रश्न आपका, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग। अभी ऊपर क्वेश्चन हमारा आया था, तो यहाँ बताना है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा मैं कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। जी दोस्तों, ये नाम सिद्ध सामंत युग आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 40, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पहले भी आ चुका है, एक बार 2 बार, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आ चुका है पहले ये। तो बताना चाहूँगा मैं कि अमीर खुसरो जी की जो आपको पहेलियाँ हैं और मुकरियाँ हैं वो आपको खड़ी बोली में मिलेंगी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। तो बताना चाहूँगा मैं कि विद्यापति जी ने अपना जो ग्रंथ है वो पदावली ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। क्योंकि बताया था मैंने ऊपर आपको कि विद्यापति के जो पद हैं वो किस भाषा में हैं, तो बताया गया था आपको मैथिली भाषा में हैं। तो यहाँ वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है कि अपना कौन सा ग्रंथ उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है। तो विद्यापति ने जो पदावली रचना की है वो मैथिली भाषा में की है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले, तो अभी ऊपर पूछा गया था कि अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो बताना चाहूँगा मैं कि अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। जी दोस्तों, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब है आपका 43 वाले का है, ये आपका पतंजलि के महाभाष्य में। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं कि वर्ण रत्नाकर का संपादन सुनीत कुमार चटर्जी ने किया था और इसके जो लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। जी दोस्तों, वर्ण रत्नाकर के जो आपके लेखक हैं वो आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को किस उपाधि से नवाजा है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताना चाहूँगा मैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से नवाजा है। इन्हें तोता ए हिंद उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अवधि का प्रथम कवि कौन है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो जी ही माने गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है कि विद्यापति के गुरु कौन थे। दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं कि विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र थे। दोस्तों, हरि मिश्र को विद्यापति का गुरु माना गया है और ये इनके गुरु थे। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने छंद और सर्ग हैं। तो बताना चाहूँगा मैं कि पृथ्वीराज रासों में टोटल 68 छंद हैं, यानी 68 छंद हैं और टोटल 69 सर्ग हैं। जी दोस्तों, पृथ्वीराज रासों में टोटल 68 छंद हैं और 69 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, विजयपाल रासों के लेखक कौन हैं। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, विजयपाल रासों के लेखक नल सिंह जी हैं। और आज का अंतिम और आदिकाल का अंतिम जो प्रश्न है आदिकाल से रिलेटेड, वो आपका है मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो बताना चाहूँगा मैं कि मत्स्येंद्रनाथ का जो वास्तविक नाम है वो आपका विष्णु शर्मा है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। तो दोस्तों, इन 2 वीडियो में मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपका आदिकाल कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 50 क्वेश्चन में ही आपका आदिकाल पूरा हो चुका है। आप इन 50 क्वेश्चन को पढ़ करके चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप आदिकाल अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से कि आप जाइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप वीडियो मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये देखिए, आपको मैंने आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है, आप देख सकते हो आसानी से, इसे नोट भी कर सकते हो। और दोस्तों, मैं अगले जो वीडियो है बताना चाहूँगा मैं कि इससे नेक्स्ट जो वीडियो है मैं भक्ति काल के रिलेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ। बताना चाहूँगा दोस्तों कि उसमें भी मैं आपको 2 ही वीडियो में भक्ति काल कंप्लीट करने वाला हूँ। और जितने भी क्वेश्चन आपको रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगले वीडियो का वेट कीजिए। और दोस्तों, एक बार पुनः बताना चाहूँगा मैं कि इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी, वो आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।